बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपसे डेली रिक्वेस्ट होती है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस लीजिएगा, अपने लेक्चर नोट्स बनाएं साथ साथ, और ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपके पास अपना आपके पास सेल्फ मटेरियल हो, ताकि क्योंकि जो आपने लिखा होगा आप 2 साल बाद भी बुक खोलेंगे, आप उसे रजिस्टर अपना ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी आपने क्यों लिखा था। अगर आप कोई बुक या कोई मतलब और बुक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, यूनिक नोट्स। उसके बाद बड़ा अच्छा सोर्स है आपके पास, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया सारे रेफरेंसेस के साथ, सारे उसके पार्ट्स देखे। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स देखे विद रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया, सारे पार्ट्स देखे विद रेफरेंस। और क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स अभी हमने किए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम क्वेश्चन 7 के पार्ट सी की तरफ जाएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट बेटे देखिएगा ज़रा। हाउ डू यू जस्टिफाई फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर or decrease of pressure decreases the density of the gas। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सी पार्ट हम कर रहे हैं जी। जनरल गैस इक्वेशन अगर हम लिखें तो दैट इज PV इक्वल टू nRT। इट इज जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे हमें पता है कि N इक्वल है मैस बाय मोलर मैस। तो इसका मतलब हम N की जगह मैस बाय मोलर मैस लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि PV इक्वल टू N की जगह आपने लिखा मैस बाय मोलर मैस और साथ में क्या लिख दिया RT। अब ये जो आपके पास V है ये इस तरफ आके डिवाइड होगा और M इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि PM इक्वल हो जाएगा जी M बाय V और साथ में RT। हमें पता है कि डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब इस फैक्टर की जगह पे आप डेंसिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कि PM इक्वल टू D और साथ में RT। RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो PM बाय RT सारा किसके इक्वल आ जाएगा जी, डेंसिटी के। ये आपके पास डेंसिटी की इक्वेशन बन जाती है फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। मैंने रिड्यूस किया इसे। अब मोलर मैस कांस्टेंट होता है और R कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है दो, मैं उन्हें हाईलाइट कर रहा हूं, जरा देखते जाइएगा। मोलर मैस कांस्टेंट है क्योंकि अगर आप सेम गैस के लिए बात कर रहे हैं तो मोलर मैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। आपने जनरल गैस इक्वेशन से प्रूव किया कि डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। डिस्क्रिप्टिव लाइंस बेटे आपने खुद से लिखनी है, ठीक है। आपने एक काम करना है, आपने नीचे एक ब्लॉक बनाना है और उस ब्लॉक में आपने अपनी डिस्क्रिप्टिव लाइंस बतानी है कि डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम करने से डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ेगी। अपनी डिस्क्रिप्टिव लाइंस आपने ज़रूर लिखनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट डी देखेंगे जी।
वाई डू वी फील कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग द डेंसिटीज ऑफ गैसेज इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर rather than gram per cubic centimeter, a unit which is used to express the densities of liquids and solids. क्वेश्चन में वो ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास डी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। जरा क्वेश्चन की बॉडी को समझ लीजिए, आंसर की तरफ हम फिर जाएंगे। अगर हमारे पास गैसेस हैं तो गैस का जो डेंसिटी है उसे हम लिखते हैं ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। गैस की डेंसिटी को हम इस यूनिट में लिखते हैं, और अगर आपके पास सॉलिड या लिक्विड है तो उसका जो आप यूनिट लिखते हैं डेंसिटी का, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जरा बात को बड़े समझ लीजिएगा, ये डेंसिटी के लिए लिख रहा हूं। गैस की डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, सॉलिड या लिक्विड के लिए ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये वाला यूनिट बड़ा है, ये जो यूनिट है ये बड़ा है। कहते हैं जी गैसेस के लिए आप ये क्यों यूज करते हैं और लिक्विड सॉलिड के लिए ये यूज करते हैं, आप गैसेस के लिए भी ये यूज कर लें। देखिए बेटे, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि अगर आप उसे जो है वो एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में तो आपके लिए आंसर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आंसर इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी लो एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में जो गैसेस की डेंसिटी है वो बड़ी कम होती है। अब इतनी कम डेंसिटी को अगर आप इस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसे ज़रा बड़े यूनिट में लिख दें ताकि हमारे पास जो आंसर है वो ज़रा बेहतर आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें दैट्स वाई density of gas express in gram per cubic decimeter which is larger unit, जो कि बड़ा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन की डेंसिटी आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं जी कि हाइड्रोजन के लिए जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 0.71 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी 0.00071, मेरा ख्याल है 3 ज़ीरोज़ हैं, 71 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गलती आने के चांसेस हैं। अगर आप 1 ज़ीरो, जिस तरह मैंने कहा जी मेरा ख्याल है 3 ज़ीरो हैं, तो अगर आप इस तरह 1 ज़ीरो भी कम या ज़्यादा करेंगे तो मिस्टेक आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब मिस्टेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम वही यूनिट चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो ग्राम डीएम क्यूब जो है हमारे लिए कन्वीनियंट यूनिट है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 का ये डी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ड्राइव द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन जनरल गैस इक्वेशन। अब आपने गैस कांस्टेंट आर जो है इसके यूनिट्स ड्राइव करने हैं जनरल गैस इक्वेशन के लिए। तो बेटा पेज नंबर आप ओपन करेंगे जी, तो इसके लिए पेज नंबर 49 आप ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है। इसका ए पार्ट है। ये टॉपिक हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपने एज इट इज़ जिस तरह बुक में लिखा है, जिस तरह मैंने नोट्स बनवाए थे इसके, आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। पेज 49 है जी, यहाँ पे आपके पास इसका आंसर लिखा हुआ है। आप ये पूरा टॉपिक एज इट इज़ जिस तरह मैंने लिखवाया था आप वैसे भी लिख सकते हैं, बुक से देखना चाहें बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन ड्राइव द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट कब कब आपने लिखने हैं, व्हेन द प्रेशर इन द एंड एटमॉस्फेयर
जो है वो प्रेशर एटीएम में है और जो वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब में। दूसरा जो इसका पार्ट आ जाता है उसमें वो कहता है जी कि व्हेन प्रेशर इन न्यूटन पे, ये एसआई वाला सिस्टम आ जाएगा। मैंने जब लिखवाया था मैं हेडिंग्स बनवाता गया था कि अगर आपसे एसआई यूनिट पूछेंगे तो फिर आप कैसे लिखेंगे, ये भी उसी टॉपिक में लिखा हुआ है। और इसी का सी पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो कहता है जी कि व्हेन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्ज, तो अर्ज के लिए भी मैंने इसका जो था वो आंसर सारा बता दिया था आपको। तो इसका मतलब इसका पार्ट ए बी सी ये सारे ही जो हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बी पार्ट जो है और सी पार्ट इन दोनों के लिए आप पेज 50 देखेंगे, पेज 50, और इसी तरह सी पार्ट के लिए भी पेज 50 होगा। नहीं जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी। कहते हैं जी कि व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले तो हेडिंग दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका ए पार्ट है। ए पार्ट का आपने आंसर बताना है। एवोगैड्रोस लॉ में अक्सर आपसे कहता हूं कि इवन का वर्ड आप याद रखेंगे, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अच्छा जी, एवोगैड्रोस लॉ, और अगर आप इसका पेज नंबर बताना चाहें तो पेज नंबर 53 है। मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस भी लिख देता हूँ कि पेज 53। इसका बी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में आपसे पूछा कि डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर विल हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, इफ नॉट व्हाई। तो आपने इसका जो बी पार्ट है, बुक में हाइड्रोजन और अमोनिया का कंपैरिजन तो नहीं किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, according to Avogadro's law, equal volume of all ideal gases at constant temperature and pressure contain equal number of molecules। बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तो ये कहता है। अब क्वेश्चन में उसने जो पूछा था, उसने कहा कि क्या आप समझते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल अमोनिया जो है, इनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो सेम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डीएम क्यूब, और 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम भी कितना होगा 24.41 डीएम क्यूब, क्योंकि 1 मोल वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया कंटेन, अगर 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ही अमोनिया है एट 1 atm, ठीक है, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.414 डीएम क्यूब, दोनों का इतना वॉल्यूम है। ठीक है, सो सेम वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इफ़ वाई वाली तो इसमें बात नहीं आती, इसका मतलब लास्ट में जो लिखा है ना इफ़ वाई इफ़ नोट, तो इसे भी जस्टिफाई करें, तो नोट तो है ही नहीं, तो इसलिए इसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट देखें। जस्टिफाई 1 cm³ ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 cm³ ऑफ मीथेन एट STP विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 8 times हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं, 9 के सी पार्ट की तरफ आते हैं। उसने कहा जी कि 1 cm³ ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 cm³ ऑफ मीथेन है। अब अगर आप दोनों का वॉल्यूम देखेंगे तो 1 cm³ है, इसका वॉल्यूम भी 1 cm³ है,
अगर इक्वल वॉल्यूम होगा तो इनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी दोनों के क्या होंगे, इसके और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। हालांकि वो कहते हैं जी इसका मैस 2 है और इसका मैस 16 है, और अगर मैं 2:16 की रेशो बना दूं तो 1 और 8, यानी कि हाइड्रोजन और मीथेन के लिहाज से अगर आप देखें तो मीथेन 8 टाइम्स हैवियर है। इसको डिस्कस हम कर चुके हैं लेक्चर में भी, क्योंकि जो मोलर वॉल्यूम होता है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल के मैस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो मैस चाहे जितना मर्जी ज़्यादा हो चाहे जितना मर्जी कम, वो मोलर वॉल्यूम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं कि एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना, अपने साइज़ के 300 गुना फासले पे होता है। खैर ये डिस्कशन डिटेल में सारी हो चुकी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ओबेड बाय दोज गैसेज विच डोंट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन इट। अब ये क्वेश्चन बुक में से नहीं है, तो लिहाजा मुझे बोर्ड पे थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ज़रा बेटे देखते रहिएगा। डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट ज़रा रिकॉल कीजिए ज़रा, मैं 30 सेकंड देता हूँ आपको, आप डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट रिकॉल करें जी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ए पार्ट है। अब इस पार्ट में वो कहता है जी कि डाल्टन्स लॉ की अगर हम बात करें तो डाल्टन्स लॉ सिर्फ तब ही ओबे होता है कब, जब उसने कहा जी कि जो गैसेस हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ओबेड बाय दोज गैसेस विच डोंट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग देयर मॉलिक्यूल। अब डाल्टन्स लॉ कहता क्या है, कहता है जी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेज हैं, आप उनका दोनों का अलग-अलग प्रेशर देखें। लेट से एक गैस का प्रेशर 5 यूनिट है, दूसरी गैस का प्रेशर 3 यूनिट है, तो एक गैस का प्रेशर 5 दूसरी का 3। अब उन दोनों गैसेस को एक ही बर्तन में रख दें तो उस बर्तन में टोटल प्रेशर देखें तो एक गैस की वजह से यूनिट 5 और दूसरी की वजह से 3, तो टोटल प्रेशर 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रेशर गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल है। अच्छा जी, अब ये तो था अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। आपने प्रेशर करेक्शन वाला टॉपिक सुना होगा मुझसे, मैंने कहा था जी कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर में कमी आ जाती है, अगर आपको याद हो तो पी प्राइम वाला फैक्टर आ जाता है। तो बॉयल्स लॉ या आपके पास जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये सिर्फ उन्हीं गैसेस पे अप्लाई हो सकता है जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो नहीं होंगी, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप मॉलिक्यूल्स को मिक्सचर में रख देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो टोटल प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो मैं इसे बाय वर्ड्स लिख रहा हूं, जरा साथ साथ देखिएगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर is obeyed only when gases have no attractive forces। सिर्फ तब ये ओबे होगा जब गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो जीरो होंगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस अपीयर होंगी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, इफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अपीयर, अगर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस अपीयर होंगे तो होगा क्या कि वही वाला फैक्टर जो आपको मैंने टॉपिक में पढ़ाया था कि फ़र्ज़ करें कि ये कोई ए टाइप मॉलिक्यूल है जो टकराने जा रहा है दीवार के साथ, इसको पीछे से बी टाइप मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसने जिस प्रेशर से जाकर टकराना था ए टाइप ने, बी टाइप उस प्रेशर को अपनी अट्रैक्शन की वजह से कम कर देते हैं। इसका मतलब अगर अट्रैक्शन आएगी तो प्रेशर जो है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ जो है वो फिर ओबे नहीं होगा। तो मैंने कहा जी, इफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अपीयर
देन प्रेशर या टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर चेंजेस। अगर टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा तो इट मीन्स के विच इज द डेविएशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, जो कि डाल्टन्स लॉ की क्या हो जाएगी जी, डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डाल्टन्स लॉ ओबे होना चाहिए तो गैसेस जो हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो ही होनी चाहिए। बी पार्ट देखेंगे जी इसका जरा, ड्राइव एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस नोइंग द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो बेटे इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 55 पे, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये टॉपिक मैंने करवाया था तो ये इसका आंसर होगा। तो बी पार्ट का जो आंसर है दैट इज ऑन पेज 55। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, इसका आंसर कहाँ पे है जी, पेज 55 पे इसका आंसर बेटे लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो कहते हैं जी कि एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी बेटे ये हमने जब एप्लीकेशन पढ़ी थी डाल्टन्स लॉ की तो रेस्पिरेशन वाली एप्लीकेशन वो सेकंड एप्लीकेशन थी। ठीक है, पहले तो मैं जरा पेज नंबर मेंशन कर दूं, उसके बाद इसका रेफरेंस भी बता देते हैं आपको। सी पार्ट है पेज 57 है और पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशन का। ठीक है, अब वो कहते हैं जी कि रेस्पिरेशन होती कैसे थी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसमें अप्लाई होता है। हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ 116 और एटमॉस्फेयर में 159 टॉर था। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स की तरफ मूव करती है, और यानी कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से ही हुआ सारा ये। अब हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर 0.3 to 0.4 है, जबकि बाहर प्रेशर जो है हमारे लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है 143 के करीब, बाहर प्रेशर कम है 0.3 के करीब। तो हमारे लंग्स से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर एटमॉस्फेयर में मूव करती है। ये रेस्पिरेशन के दौरान मैंने ये सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था, आप इसे बेटे देख भी सकते हैं। एटमॉस्फेयर में 40 to 40, हमारे लंग्स में 40 to 45 और एटमॉस्फेयर में 0.3 ATM प्रेशर होता है, टॉर प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, डी पार्ट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, एक्सप्लेन ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटे ये बड़ा इजी टॉपिक है, आप इसे बता सकते हैं डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को। पेज 58 है, इस सारा इसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी के क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट और पेज 58 पे इसका आंसर है जी। पेज 58 पे डिफ्यूजन, इफ्यूजन और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सारा लिखा हुआ है, आप वहाँ से बुक से देख सकते हैं। टॉपिक मैंने आपको बुक क्लास में पढ़ाया भी था। डिफ्यूजन इफ्यूजन आप समझते हैं कि गैसेस का मिक्स हो जाना और डिफ्यूजन है, और किसी टाइनी होल से गैस का मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एस्केप हो जाना इफ्यूजन है। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, और इससे हमने प्रूव भी किया था कि R1/R2 इक्वल था स्क्वायर रूट M2/स्क्वायर रूट M1 तक आपने इसे प्रूव भी करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, डिस्कस लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले तो आप आए क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, लिक्विफेक्शन वाला टॉपिक बेटे हम ओपन करेंगे। ठीक है, और पेज नंबर है ये बुक पे 66। क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर बेटे 11 है। पेज आपके पास 66 पे इसका आंसर है। अगर आप देखें तो शुरू में क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दी गई
उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें इसकी जो है वो बता देगी सिग्निफिकेंस कि अगर आपको गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर का पता हो तो हमें पता है कि गैसेस को आप किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 11 था इसका अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो लिंड्स मेथड आपने बताना था, तो लिंड्स मेथड के लिए बेटे पेज 67 वेरी नेक्स्ट पेज जो है लिंड्स मेथड वहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज जॉउल थॉमसन इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो पेज 66 पे ही जॉउल थॉमसन इफेक्ट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, 11 का ए पार्ट था। अब 11 का जो बी पार्ट है इसे भी आप देखेंगे पेज 66 पे ही कि जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या है। अगर हम गैसेस को सडनली एक्सपैंड होने दो तो गैसेस गेट्स कूल, गैसेस ठंडी होती हैं, जिसे आपने जॉउल थॉमसन इफेक्ट का नाम दिया था। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, 12 पे आ जाते हैं। व्हाट इज केएमटी ऑफ गैसेस, गिव इट्स पास्टुलेट। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बतानी है क्या है और इसके पास्टुलेट देने हैं। पेज 64 पे बेटे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आपने इसका ए पार्ट बताना है और ए पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास पेज 64 पे है, पेज नंबर 64 ए पार्ट का आंसर है इसमें। ठीक है, केएमटी के 8 पास्टुलेट थे, उनमें आपको मैंने मार्क भी करवा दिया था कि सॉरी पेज 60 आपके पास है, ये पेज 60 है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 60। 8 पास्टुलेट थे जिनमें मैंने आपको मार्किंग भी करवाई थी कि पहले पास्टुलेट को मैंने कहा था मॉलिक्यूल्स की हेडिंग दे दें, दूसरे पास्टुलेट को मोशन का कहा था, तीसरे को प्रेशर, फोर्थ वन एम्प्टी स्पेसेस, फिफ्थ वन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सिक्स्थ वन वॉल्यूम, सेवंथ वन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी और 8 वन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन था। तो ये सारा मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका बी पार्ट देखेंगे, हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द फॉलोइंग गैस लॉज, कि किस तरह केएमटी इन गैस लॉज को एक्सप्लेन करेगी। तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये पेज 62 पे ये सारे लॉज की जो डेरिवेशन थी ये भी हमने कर ली थी। तो बी का आंसर पेज 62 से आप स्टार्ट करेंगे और आगे चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, बी पार्ट का आंसर पेज 62 पे है। ये टाइम वेस्ट नहीं मैं कर रहा आपका, आप अपनी बुक पे ज़रूर मार्क करें। मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ आपको ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा था वो एक्सरसाइज में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। गैसेज शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ये नॉन आइडियल बिहेवियर वाला टॉपिक था पेज 67 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट है जी इसका। ए पार्ट में वो कहता है जी कि गैसेस, क्वेश्चन नंबर पेज 67 है जी, पहले ये लिख लें आप, उसके बाद फिर मैं आगे लेकर चलूंगा जी बात को। पेज 67 हमने ग्राफ बनाया था हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। हमने देखा कि ग्राफ में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाया। एक बार हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्राफ बनाया था और एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ लाइंस आइडियलिटी से ज़्यादा अवे थी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ लाइन आइडियलिटी से करीब आ गई थी। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट हमने पेज 68 पे आखिर में 2 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं टॉपिक के आखिर में, वहाँ पे हमने इसके रिजल्ट्स भी बताए थे। तो बेटा ये टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, करीब करीब आएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगी, गैस नॉन आइडियल हो जाएगी। लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होंगी और जनाब जो आपके पास आइडियलिटी है वो मैक्सिमम होगी। और इसी तरह टेम्परेचर जब लो होगा तो मॉलिक्यूल दूर है तो आपके पास आइडियलिटी मैक्सिमम, टेम्परेचर हाई कर देंगे, सॉरी जो है वो अगर आप क्या करेंगे हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर है, आइडियलिटी मैक्सिमम, टेम्परेचर लो करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और आइडियलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो ये सारी इसमें रीजंस लिखी हुई थी, आप इसको देखिएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट देखें,
डू यू थिंक दैट सम ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ KMT थ्योरी ऑफ गैसेज आर फॉल्टी, पॉइंट आउट दीज पोस्टुलेट्स। तो पेज 68 पे ही फॉल्टी पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैं ड्यूरिंग अपना लेक्चर भी बार बार बताता था कि ये इंपॉर्टेंट है और इनको एक्सरसाइज में भी पूछा जाएगा। तो पेज नंबर 67 पे ही जो आपके पास टॉपिक है काजेज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, इसमें दोनों फॉल्टी पोस्टुलेट जो हैं वो मेंशन किए हैं, वो बेटे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 के सी पार्ट की तरफ। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर नॉन आइडियल, रीज़न क्या है इन दोनों की। तो बुक में इसका आंसर बिल्कुल अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा, तो थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आप देख रहे हो तो मुझे मेरे कैमरामैन अगर बता सके, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर सकता हूँ जी। चलें जी, ठीक हो गया। सी पार्ट है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका आंसर मेंशन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्मॉल साइज्ड गैसेस, स्मॉल साइज गैसेस हैं, ठीक है। पहली बात आपने ये बता देनी है, अगर साइज स्मॉल होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जल्दी अपीयर नहीं होंगी। मेरी बात को याद रखिएगा, क्यों? देखें, एक तरफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला केस है, ये दो मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, और एक केस मैंने ये बना दिया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखें, ये दोनों स्मॉल साइज हैं, ये दोनों लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं। अगर आप इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन देखें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब हैं, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब रखें तो अट्रैक्शन उनकी आपस में स्ट्रॉन्ग होगी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन करीब हैं, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इधर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन वीक है। जब आप इनको करीब लेकर आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा। इस केस में भी ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा। यानी कि जब साइज स्मॉल था तो मॉलिक्यूल्स के दो एंड बन गए, एक नेगेटिव एंड बन गया और एक पॉजिटिव एंड बन गया, मतलब पोल्स बन गए। साइज लार्ज है, बड़ा है, तो पोल्स बन रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल जल्दी पोल बना जाएंगे। जब पोल्स बन जाएंगे तो पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन आ जाती है, अट्रैक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब आइडियलिटी से अवे जा रही है बात। अगर स्मॉल साइज है तो पोल नहीं बनेंगे, मेरी बातों को याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम स्मॉल साइज गैसेज हैं, ठीक है, इनके पोल नहीं बनते, इसका मतलब नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती एट रूम टेम्परेचर बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रूम टेम्परेचर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। यही वजह है कि ज़रा अगर आप क्वेश्चन देखें, उसने कहा जी कि रूम टेम्परेचर पे इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। यही वजह है कि ये दोनों गैसेज रूम टेम्परेचर पे क्या है, आइडियल है। So both these gases are ideal at room temperature। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी तो आइडियल हैं, जबकि SO2 और क्लोरीन बड़े साइज के मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल वाली गैसेज हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कहीं ना कहीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो जाती हैं। तो लिहाजा जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो गैसेस आइडियल नहीं होंगी। अब ज़रा क्वेश्चन दोबारा देख लें। उसने कहा जी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर बट SO2 एंड Cl2 आर नॉन आइडियल। तो आपको मेरा ख्याल है कि आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि हीलियम और हाइड्रोजन के दरमियान रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 0 हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी तो आइडियल, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगी तो नॉन आइडियल। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ से ही बेटे आप घर पे रहें, सेफ रहें, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं।
मैं आपको, अगर क्लास में हम होते तो शायद मैं आपकी तरफ से हेड शेक से मुझे पता चल जाता कि यस सर हमने ये फ़लाँ जगह पे पढ़ा था, हमने फ़लाँ जगह पे पढ़ा था। अब आप मेरे सामने नहीं हैं, मुझे इसलिए क्वेश्चन का ये नहीं मैं बता रहा कि हमने ये पढ़ लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ मैं उसका रेफरेंस दे दूँ कि ये हमने बुक में फ़लाँ टॉपिक पे पेज पे है। अगर आप बुक से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद ज़रूर आ जाएगा जी हमने पढ़ लिया है। तो मैं इनडायरेक्टली अपनी कंफर्मेशन के लिए पेजेस मार्क्स कर रहा हूँ बोर्ड पे, तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझिएगा। और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा बेटे, आपके नोट्स सबसे ज़्यादा वर्थी हैं। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, अपने बड़ों का अदब करें, अल्लाह ताला से दुआ करें हमें इस मुश्किल से निकालें। और बेटे अपना नोट्स ज़रूर बनाएं आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बेटे। अल्लाह हाफिज़।